तो कसाब को फांसी की कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन एक्स और इसे अंजाम देने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिसने तय प्रोग्राम के तहत एक्शन लिया। इस सबसे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 17 अफसरों की स्पेशल टीम लगी, जिसमें 15 अफसर मुंबई पुलिस के थे। जिस वक्त ऑपरेशन एक्स को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त इन 17 अफसरों में से 15 अफसरों के फोन बंद थे। सिर्फ एंटी टेरर सेल के चीफ राकेश मारिया, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेंद्र भारती के फोन ऑन थे। 19 नवंबर को मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सदानंद दाते को 2 बजे बताया गया कि उन्हें कसाब को यरवड़ा जेल शिफ्ट करना है और इसे वो लीड करेंगे। उसी रात 8 बजे तक कसाब को शिफ्ट करने की प्लानिंग हुई और रात 9:30 बजे महाराष्ट्र के डीजीपी ने इस प्लान पर मुहर लगा दी और अगले दिन 20 नवंबर को सुबह 4:30 बजे गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ कसाब को यरवड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया और आज सुबह तय वक्त के मुताबिक 7:30 बजे कसाब को फांसी दे दी गई। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर और वो ये कि अजमल आमिर कसब को आज सुबह 7:30 बजे फांसी दे दी गई है। 26/11 का आतंकवादी जिसने 2008 में अपने साथ 9 और साथियों के साथ मिलके 166 लोगों की हत्या की थी मुंबई में। इसमें भारतीय नागरिक थे, अमेरिका के नागरिक थे और जिन लोगों को इन आतंकवादियों ने मारा था इसमें वो कैप्टन भी शामिल था उस बोट का जिसे गुजरात के तट के पास, जिसके पास एक बोट थी। इन लोगों ने पहले उसको मारा, उस बोट को लेकर मुंबई तक पहुंचे तो कराची से मुंबई तक का सफर तय करके अजमल आमिर कसब और उसके 9 साथी मुंबई पहुंचे। वहां पहुंचकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में फैलकर इन लोगों ने 10 आतंकवादियों ने मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाया और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अजमल आमिर कसब अपने आप को एक ऐसा पाकिस्तानी मानता था जो उनके लिए हीरो था, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया था और उसने जो युद्ध है वो पाकिस्तान की ओर से लड़कर और भारतीयों को मारा था। अजमल आमिर कसब जब लोगों को मार रहा था तो उसकी अंतरात्मा उसको कचोट रही हो या फिर उनको मारने के बाद भी उसे कोई दुख या पश्चाताप हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और यही कारण है कि फांसी की सजा दिए जाने के अलावा अजमल आमिर कसब को कोई भी और सजा देना सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं समझा। लेकिन उसके बाद मामला लटक गया था। राष्ट्रपति के पास जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो उनके पास 16 लोगों की दया याचिकाएं थी। आइए अब सुनते हैं आर पाटिल ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किस तरह घोषणा की है अब से थोड़ी देर पहले कि अजमल आमिर कसब को फांसी हो गई है। Ajmal Kasab was hanged by neck till death today morning at 7:30. I sincerely believe that this is a tribute to all innocent people and those police officers who lost their lives in the heinous attack on our nation. अजमल आमिर कसाब को दफना दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर यह आ रही है कि अजमल आमिर कसाब को आखिरकार दफना दिया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि अजमल आमिर कसाब को इस पूरी फांसी के बारे में उसके पूरे परिवार को जो है जानकारी दे दी गई थी और यरवड़ा जेल में ही इस शख्स को जो है दफना दिया गया है। अजमल आमिर कसाब को दफना दिया गया है और इस बात की जानकारी अजमल आमिर कसाब के पूरे परिवार को दे दी गई थी। ये बता रहे हैं गृह सचिव आर.के. सिंह। बड़ी खबर इस वक्त कि अजमल आमिर कसाब को आखिरकार दफना दिया गया है। उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं थी, ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बता रहे हैं, मगर उसे यरवड़ा जेल में ही दफना दिया गया है। बड़ी खबर, जी हां, यरवड़ा जेल में ही दफना दिया गया है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया था कि वो उसकी बॉडी को क्लेम करें, मगर
उनका कोई जवाब नहीं आया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे आखिरकार दफना दिया गया यरवड़ा जेल के अंदर ही, क्योंकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो उसके दो मायने होते। पहली बात, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करता कि वो प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर इस मामले में मुलव्विज़ है। दूसरी बात, अगर उसकी लाश पाकिस्तान पहुंचती तो इसका सीधा जो है परिणाम, एक सीधा असर वहां के राइट विंग एलिमेंट्स पर पड़ता और वो इस मामले को और ज्यादा तेज और ज्यादा जो है बढ़ा देते। तो बड़ी खबर यह कि यरवड़ा जेल के अंदर ही अजमल आमिर कसाब को दफना दिया गया है। पुणे की यरवड़ा जेल में ही आज सुबह 7:36 पर पहले उसे फांसी दी गई। नाम दिया गया इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन एक्स कोड और फिर उसे दफना दिया गया। बड़ी खबर आज सुबह जब लोग उठे तो वो इस खबर से रूबरू हुए कि जो आखिरी गुनहगार था मुंबई हमले का, उसे फांसी चढ़ा दी गई है। हमारे साथ उज्जवल निकम जुड़ चुके हैं, जो कि उस वक्त के चीफ प्रोसिक्यूटर थे। उज्जवल निकम साहब, आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया। आज की फांसी की सजा कसाब की जो अमल हुई है, इससे बहुत आत्मसंतुष्ट हूँ। आत्मसंतुष्ट तो दो वजह से हूँ। पहली वजह तो ये है कि वो 166 लोगों को न्याय दिलाने की एक भावना मेरे मन में फिर जागृत हुई है। और दूसरी वजह यह है कि आज हमने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में से किस तरह से दहशतवाद एक्सपोर्ट हमारे देश में किया जाता था। ये भी हमने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी जो गिरोह है, उनको पाकिस्तान की आर्मी तरफ से किस तरह से सहायता मिलती थी, मदद मिलती थी, ये साबित कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये आज की फांसी की सजा के अमल से एक स्ट्रांग मैसेज उन तमाम दहशतगर्दी को जाएगा कि हमारे देश में दहशतगर्दी को किसी तरह से माफी नहीं मिलती है और कानून भी अपना कनारूप अपनाता है। उज्जवल निकम साहब, आप तो इस शख्स से लगातार रूबरू है, इसके तमाम मूड स्विंग से आप रूबरू हुए। जिस तरह से ड्रामा अक्सर हमने अदालत में सुना, हमने देखा तो नहीं, मगर जाहिर सी बात लगातार जिस तरह से इसकी रिपोर्टिंग होती रही, आपके हिसाब से सबसे नाटकीय प्रकरण इस पूरे मामले में क्या रहा? देखिए, कसाब ने तो इस ट्रायल में जब हमने उसके सामने जो सीसीटीवी फुटेज दिखाए थे, जो पीएससी पे कसाब और जो उसका मरा हुआ साथी जो धुआंधार फायरिंग कर रहे थे, इसके सीसीटीवी फुटेज, और जो अबू हमजा था, अबू जिंदाल तो अभी जिसको पकड़ा गया था, तो जिसको हमने उसकी सीसीटीवी फुटेज कसाब की तस्वीर कसाब को दिखाई, तो कसाब मुझे पूछता था कि ये कौन है साहब, इस तरह से हाथ उंगली उठा के ये कौन है, ये मेरी हम शक्ल दिख रहा है, इस तरह से ड्रामा और करता था। जब कोर्ट में उसने बयान दिया कि 26/11 के दिन में मैं मुंबई में नहीं आया था, मैं उसको पहले ही आया था, इस तरह से नौटंकीबाजी करता था। इतना ही नहीं तो उसने जब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी, हालांकि उसको हाईकोर्ट में नहीं लाया गया, लेकिन जब वो जेल में था तब उसने कैमरा पे थूका था और हमने हाईकोर्ट को बता, देखिए किस तरह से इसकी मस्ती अभी भी नहीं गिरी है। इस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाता था, कभी कहता था, कुछ बकता था, और इतना शातिर गुनहगार मैंने आज तक मेरी जिंदगी में देखा नहीं कि जिस तरह से वो रूप अपने ढंग बदलता था, जिस तरह से बयानबाजी कोर्ट में करता था। उसको मालूमात थी कि जो भी वो कोर्ट में बयानबाजी करेगा वो बाहर मीडिया छापेगी, इसलिए हर तरफ जब रक्षा पूर्णिमा थी तब उसने उसी भी दिन कहा कि मेरी बहन कौन होगी, मुझे कौन राखी बांधेगा। इस तरह से बयानबाजी से तो जो निकम साहब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आईएसआई की प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक एक्सटेंशन बन के उभर कर आ रहा था अजमल आमिर कसाब। हाँ, उसने अपने इकबाली बयान में भी बात ये साफ तरह से कही थी कि उनको किस तरह से ट्रेनिंग दिया गया था, और उसने उसकी फायरिंग प्रैक्टिस में वो फर्स्ट आया था। जब उसकी वो ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान में उसने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था, उसमें फर्स्ट आया। तो मेजर जनरल नाम का एक आदमी, जिसका नाम उसको कसाब को मालूम नहीं था, लेकिन कसाब ने पूरी कोशिश की खुद को बचाने की, और इतना ही नहीं तो अलग अलग वो अपना कड़े अपनाता था। उज्जवल निकम साहब, अब जबकि ये शख्स मारा जा चुका है, अब इसके बॉडी को वापस पाकिस्तान पहुंचाया जाना चाहिए, और इसका एक भूचाल पाकिस्तान में भी आ सकता है, क्योंकि वहां का रेडिकल तत्व जो है वो उसमें एक प्रतिक्रिया हो सकती है। देखिए, कसाब ने जब पहली बार जब पकड़ा गया तब उसको
उसने कहा था कि मुझे पाकिस्तान से लॉयर चाहिए, पाकिस्तानी वकील चाहिए। तो हमने उसकी वो अर्जी कानून के मुताबिक पाकिस्तान कॉन्सुलेट के भेज दी, लेकिन पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था, ना पाकिस्तान से कोई उसके बचाव के लिए कोई लॉयर आया था। पहले तो पाकिस्तान ने कहा था कि कसाब हमारा तो नागरिक नहीं है, फिर बाद में कसाब उन्होंने कहा हाँ हमारा नागरिक है, लेकिन साजिश हमारे देश में नहीं तुम्हारे देश में हुई। फिर हमने वो भी सबूत पाकिस्तान के भेज दी कि भाई साजिश तो तुम्हारे यहाँ हुई है, उनको पकड़ो। फिर पाकिस्तान ने कहा हाँ साजिश हमारे यहाँ हुई है, लेकिन और सबूत भेजो। जब साजिश तुम्हारे यहाँ हुई है तो सबूत हमसे क्यों मांग रहे हैं? इस तरह से डबल स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान की सरकार पर जिनका प्रभुत्व था, इसकी तरह से वो अपनाती थी। और मुझे उज्ज्वल निकम साहब, आप मानेंगे कि मेरे ख्याल से जो क्लिंचर था जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई एक्सपोज हुआ, वो था खुद पाकिस्तानी मीडिया का वो कवरेज जिसमें उन्होंने कसाब की जड़ों को वापस पाकिस्तान में ट्रेस किया। मेरे ख्याल से वो एक क्लिंचर था जिसके बाद से लगातार पाकिस्तानी हुक्मरान एक रक्षात्मक, एक डिफेंसिव मुद्रा में थे। देखिए, मैं कसाब शातिर क्यों कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे ही पाकिस्तान की जियो टीवी ने कहा कि कसाब पाकिस्तान का ही है, उसका गांव यहाँ है, उस तरह का उसका जगह के फोटो दिखाए, उसके घर के फोटो दिखाए। और आपको मालूम नहीं होगा कि कसाब ने अपने बयान में कोर्ट में यहाँ बंबई में कहा था कि जियो टीवी बोले रॉ का एजेंट है बोले। ठीक है, इंटेलिजेंस की हद भी होती है। जब जियो टीवी ने उसको पहली बार एक्सपोज किया तो कसाब उसके ही जियो टीवी के खिलाफ आरोप करता है कि वो रॉ का, हमारा इंडियन रॉ एजेंसी का, इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट है। इस तरह से आपको कल्पना होगी कसाब के खिलाफ लड़ाई जंग, हमें कानूनी जंग करने में कितनी दिक्कतें आई होंगी। उज्ज्वल निकम साहब, आप एक बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं, क्योंकि जो बात कसाब ने कही है लगभग यही सोच वहां के रेडिकल तत्व की है। जब भी वहां का लिबरल मीडिया इस तरह के मुद्दों को उठाता है, वहां के रेडिकलिज्म को एक्सपोज करता है, वहां के चरमपंथ को एक्सपोज करता है, तो अक्सर उन्हें रॉ का एजेंट करार दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस तरह की ब्रेन वॉश इस शख्स की गई थी। हाँ, बिल्कुल सही है। उनको इतना मैनुअल से सिखाया गया था किस तरह से तुमने हथकंडे अपनाना है, किस तरह से अगर तुमको कोर्ट में किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से सरकारी वकील पे आरोप करना है, किस तरह से कोर्ट को गुमराह करना है, किस तरह से पुलिस को जानकारी देना है, सारी तुमको इंफॉर्मेशन। और यही नहीं उज्ज्वल निकम साहब, ट्रायल के दौरान मेरे ख्याल से वो एक किस्म का स्किज़ोफ्रेनिक केस दिखाई देता था। कभी बहुत हंसता था, कभी हिंसक भी हो जाता था। इसकी कुछ मिसालें आपके सामने? कसाब बहुत नौटंकी था। कभी चेहरा मायूस करता था, जब चेहरा मायूस करता था तो आप मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले लिखते थे कसाब को याद आ गई है। तो कसाब को मालूम था कि कोर्ट में जो भी वो बर्ताव करेंगे उसको मीडिया उछाल देगी। तो मीडिया तो न्यूज थी, हाँ, इस तरह से न्यूज छपते थे कि जैसे आपको भी शायद मीडिया को ऐसा लगता था कि कसाब क्या तरह से ये हो रहा है, उसको सही में पश्चाताप आ रहा है क्या। इस तरह से सूरत लेके बैठता था कोर्ट में कि कई नए आदमी को लगा कि अरे ये तो बेगुनाह छोटा लड़का दिखता है। लेकिन कसाब को जहां तक मैंने जाना है, जहां तक मैंने उससे बात की, मुझे लगता था कि कसाब एक बहुत दरिंदा शातिर कैदी आदमी। मगर क्या, चलिए, हम पश्चाताप तो उसके लहजे में हमने कभी नहीं देखा। डर देखा आपने कभी, जब उसको ये इस बात का आभास होने लगा कि एक वक्त आएगा जब उसे सूली पर लटका दिया जाएगा, उसके जहन में, उसके हाव भाव में कभी आपने खौफ या डर देखा उज्ज्वल निकम साहब? नहीं, कसाब की इसमें कोई रिपेंटेंस भावना ही नहीं थी। वो तो दुख उसको बात का था कि वो जिंदा पकड़ाया, उसका दुख था। नहीं, मेरा सवाल डर को लेकर था। क्या उसको फांसी पर चढ़ने का डर कभी था? बिल्कुल कसाब को फांसी पर चढ़ने का डर नहीं था। इस तरह से वो खुद तैयार था, खुद चाहता था मरना, उसको फांसी का डर नहीं था। जी उज्ज्वल निकम साहब, अब क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भारत सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्योंकि एक बात तय हो चुकी है, कसाब के पिछले 4 साल में, भारत सरकार का मैं लीगल एडवाइजर नहीं है, भारत सरकार के पास वो भारत सरकार को सलाह देंगे। मेरा जहां तक काम है आरोपी के खिलाफ जंग लड़ना, वो मैं काम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उज्ज्वल निकम साहब। सीएसटी में आपको याद होगा एक बच्ची जिसे पैर में गोली लगी थी, देविका घायल थी, वो भी इस इंसाफ का इंतजार कर रही थी। उससे बातचीत की हमारे सहयोगी। सुनिए। इतिहास में 26/11 एक ऐसा अध्याय रहा है जिसने सबको झकझोर के रख दिया। इस अध्याय को कभी भी कोई भूल नहीं सकता, खासकर कि मुंबई वासी। 26/11 के बाद कई किस्से कहानियां सामने आए, लेकिन एक किस्सा ऐसा था
जो सबको हैरान कर गया। मेरे साथ देविका है। शायद 26/11 के बाद सबसे बहादुर चेहरा जो सामने आया वो था देविका का। 4 साल बाद देविका आज हमारे सामने फिर से मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देविका वही बहादुर है जिसने गोली लगने के बावजूद हौसला नहीं हारा। ये सबसे यंगेस्ट विटनेस बनी कसाब के खिलाफ। और आज मैं इसी नन्ही बच्ची से जानना चाहता हूं, इसी बहादुर लड़की से पूछना चाहता हूं, जब अजमल आमिर कसाब को फांसी की सजा दे दी गई है, आज वो क्या सोचती है? आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि कसाब को फांसी की सजा हुई है। मैं चाहती हूँ कि अफजल गुरु को भी जल्दी के जल्दी इसको फांसी की सजा हो, मगर ये कसाब को आज फांसी दिया तो उससे अच्छा तो 26/11 को ही देना चाहिए था, मगर तो भी अच्छा ही है कि 4 साल होने के पहले 4 दिन पहले आज कसाब को फांसी दी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। देविका, आप इतनी छोटी थी, 4 साल पहले भी हम आपके पास आए थे, तब भी आप रोती थी, आपके आंखों में आंसू थे जब भी आप उस मंजर को याद करती थी। आज क्या कहती हैं? वो तो मुझे बहुत आंसू थे, तभी मैं कभी मंजर भूल नहीं सकती। आज भी और अभी भी मुझे वो मंजर याद आता है। मगर आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि कसाब को फांसी की सजा हुई। जो शहीद हुए थे आज तो उनको अच्छी ये मिलेगी, श्रद्धांजलि मिलेगी। मुझे याद है आप कहती थी कि आपको उसने बहुत आंसू दिए हैं, आपका परिवार उसने तोड़ दिया है। आज आपको कहीं थोड़ा संतोष है? संतोष मुझे तो बहुत नहीं, मैं क्या बोलूँ। आज मुझे इतनी भी ये नहीं, मगर उसको कसाब को फांसी लगी है तो मुझे बहुत ये है कि मगर उसकी वजह तो मगर मेरी लाइफ पूरी बिगड़ गई। कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बोलते कि आतंकबाजी के, अभी और बोलेंगे कि कसाब को फांसी लगी, अभी तो आतंकबाजी आएगा ही तेरे को मारने के लिए। वो अभी भी वही चालू। देविका, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने इतनी हिम्मत रखी। कई लोगों ने मुसीबत सही, लेकिन सबके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोर्ट में जाए और गवाही देते, लेकिन आपके पास हिम्मत थी। आप बताती थी आपको रातों को डर लगती थी, लोग आपसे तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन आपने फिर भी हौसला बनाए रखा। आज क्या सोचती हैं आप? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कसाब को फांसी लग गई। मैं अफजल गुरु को भी फांसी लगेगी तो मुझे तो बहुत ही डबल खुशी होगी। और ये ऐसे आतंकबाजी नहीं, और इससे बड़े बड़े आतंकबाजी को फांसी की सजा दो, मैं ये चाहती हूँ। और मैं भी एक पढ़ लिख एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। हजारों आतंकबाजी को मैं खत्म करना। कितने नेक ख्याल हैं इस लड़की के, आप देखिए। लेकिन परिवार में भी बहुत ही संकट के दिन थे। इतनी छोटी बच्ची इतने मुश्किल दौर से गुजरी, कैसे संभाला आपने? वो तो देखो जिंदगी में जो लिखा है वो तो संभालना पड़ा, लेकिन कसाब को आज फांसी हुआ हम बहुत खुश हैं। और कसाब को फांसी हुआ हम वो इतना खुश है। और लेकिन अफजल गुरु को फांसी हुआ तो और मैं खुश रहूंगा कि उसने भी दिल्ली में सनसन में उड़ाया, वो धमाका बोला है उसने भी। ये बच्ची इतनी दिलेर है, इतना हौसला है इसके पास, मतलब कैसे ये हैरान करती है। जो दुनिया में जो भी इस बच्ची को देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं इसकी बहादुरी देख के। वो देविका अपने देश की बच्ची है, वो देश के लिए लड़ रही है, वो देश के लिए आज जीत हुई अपनी। आज जैसे ओबामा आया था, ओबामा से भी बोला था ओसामा बिलादिन को मार गिराया तो उसने मार गिराया, उसमें भी अपनी जीत हुई है। आज कसाब को फांसी दिया तो वही अपनी जीत है। आज अपने देश को धन्यवाद बोलना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए आज। लेकिन अफजल गुरु को फांसी हो तो हम बहुत खुश होगा। और आपको लगा कि 4 साल का इंतजार बहुत लंबा हो गया, देविका का कहीं बचपन ही इन 4 सालों में खो गया? वो तो दुख तो निकालना पड़ा, वो दिन तो भूल नहीं सके। 26/11/2008 और 26/11/2012 आ रहा है, आज 4 दिन बाकी है और उसमें फांसी हो गई। तो बहुत हमारा हिंदुस्तान बहुत खुश है। ये बताए जिंदगी कितनी बदल गई इन 4 सालों में? जिंदगी बदली कि अभी तो तकलीफ को सामना तो करना ही पड़ेगा हमारे को, क्योंकि वो तो गोली लगा है। आज पब्लिक तो बोलती रहती है कि देविका तेरे को गोली लगा, तो कसाब को फांसी देने के लिए तय किया, आज फांसी हो गई। अभी तो सब इसको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। कहीं संतुष्टि है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, चलो आखिरकार फांसी मिली, हमको खुश है। बस इसमें हम बहुत खुश है और हमारा देश भी खुश है। और जो हादसे हुए इसमें कोई मरे, कोई फायरिंग हुआ, कोई गोली लगा, सब खुश है हम लोग। चलिए, ये है देविका और देविका के परिवार वाले जो कहते हैं कि जो घाव लगे हैं उन्हें मिटा देना या उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि जरूर है कि चलो जिसने बुरा काम किया उसे उसका अंत मिल ही गया। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का ये वही इलाका है जहां 4 साल पहले 26 नवंबर 2008 को अजमल आमिर कसाब ने मानो खून की होली खेली थी। बच्चों को, महिलाओं को, बड़ों को, वृद्धों को, किसी को उसने नहीं बख्शा और यहां पर खून ही खून था। 4 साल बाद आज खबर आई है कि इस खूंखार आतंकवादी को आखिरकार फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया है। क्या आज मुंबई वासी संतुष्ट है? क्या उसके दिल को थोड़ी राहत मिली है? मुंबई के CST इलाके में मैं इस वक्त हूं और तमाम यहां पर लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आज उनके भाव किस तरीके से हैं। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अजमल आमिर कसाब को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया है। भारतवासी के रूप में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सबको, जितने भी लोग
की आत्माएं भटक रही थी, अंततः आज उनको वापस उनका मन जो है वो कम से कम ये सोच करके कि उसको हैंग किया जा रहा है। यहाँ ये 26/11 के दिन यहाँ पर मंजर जो है था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। छोटे छोटे बच्चे थे जो खून में लथपथ थे, महिलाएं थी यहाँ पर जो खून में लथपथ थी, वृद्ध थे यहाँ पर जो खून में लथपथ थे। वो इसलिए अजमल आमिर कसाब ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। यहाँ पर यंगस्टर्स भी हैं। आप मुझे बताएं, आज जब अजमल आमिर कसाब को फांसी हो गई है तो इस देश का युवा वर्ग क्या सोचता है? आई एम वेरी हैप्पी कि कसाब को फांसी दी गई है, बिकॉज कसाब ने इवन न तो जो यंगस्टर है उनको छोड़ा, न बच्चों को छोड़ा, न ओल्ड एज पीपुल को छोड़ा, तो कसाब को तो फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई लोगों के बीच में मन में गुस्सा इस बात का भी है कि आखिर सरकार ने 4 साल क्यों लगाए? आपको लगता है थोड़ी देरी जरूर हो गई? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा देरी हो गई है इस चीज के लिए। कसाब को बहुत जल्दी फांसी मिल जानी चाहिए थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? डेफिनेटली इसको होना ही चाहिए था। बहुत लोगों की जाने गई थी, मासूम बच्चे की मौत हुई थी, तो ऑब्वियसली इसको फांसी तो मिलना चाहिए। लेकिन यही हुआ कि बहुत टाइम लगा, ये बड़ी शर्म की बात है। टाइम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जजमेंट पास किया। ये लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुछ हुआ तो सही, वरना मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा मामला अधर में ही लटक गया है। आखिरकार कुछ तो हुआ। जी हाँ, ये सही कह रहे हैं कि कुछ तो हुआ, पर इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए आगे इन फ्यूचर भी इन केस ऐसा कुछ रहता है तो उसको सचेत रहना चाहिए और उसको क्विक एक्शन लेना चाहिए इस चीज के लिए। हाँ, युवा वर्ग भारत का यही कहता है कि ये बात अच्छी है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसी देश के साथ हिमाकत करता है तो फिर सरकार को सचेत रहना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम मुंबई वासी आज राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। इस वक्त मेरे साथ ऐसे परिजन है, शहीदों के परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है 26/11 के इस हमले में। उनसे जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले तो इस बात को लेकर कि क्या अजमल आमिर कसाब को फांसी दे दी, इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, और इस बात पर भी जानेंगे क्या उसको भारत की भूमि पर ही दफनाया, इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। मेरे साथ है चंद्रशेखर जाधव, जो शहीद मुकेश जाधव जो CSP के हमले में मारे गए थे, उनके भाई है। चंद्रशेखर से पूछा जाऊंगा। चंद्रशेखर, सबसे पहले बताइए, कसाब को आज फांसी दी गई, उस पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या, कितना खुश है इस बात को लेकर आप? 2008 से अभी 2012 तक मेरे मन में तो कभी ऐसा आता था कि उसको कसाब को फांसी होगी या नहीं होगी, पर आखिर हो गई। सबसे जो शहीद हो गए हमारे 26/11 में, और जो यात्रियों जो उन्होंने जो मारा, उनको सबसे पहली जो श्रद्धांजलि वो आज उनको दी जाएगी, क्योंकि कसाब आज अपने में नहीं रहा है। जी, तो ये श्रद्धांजलि, इनका कहना है कि ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उनके लिए। पहले दिन 4 सालों बाद आखिर में सही मायने में श्रद्धांजलि मिली है। मैं करुणा ठाकुर वाघेला, इनसे जानना चाहूंगा। इन्होंने अपने पति को खोया था 26/11 में, जो कामा हॉस्पिटल के पीछे इनके पति मारे गए थे। इनसे जानना चाहूंगा, कसाब को इसी भारत भूमि पर दफन किया गया है, क्या सही लगता है आपको कि इसे यही दफन करना चाहिए था? एक्चुअली हमारे मन में तो नहीं था कि ऐसे गंदे शरीर को इधर हमारी भूमि पे नहीं दफनाना चाहिए था, लेकिन अभी जो सरकार ने किया, जो उनको जो ठीक लगा, लेकिन हमारे जो मन में संतुष्ट हो गया कि वो मर गया, अभी नहीं है, लेकिन इसको इधर नहीं दफनाना चाहिए था। उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, जैसे लादिन का किया वैसा इसका कुछ करना था, लेकिन अब हमारी भूमि अपवित्र नहीं करनी चाहिए थी। मेरा इतना ही मतलब था कि उसको इधर नहीं दफनाना चाहिए था, और ये थोड़ा गलत किया, लेकिन फाइनली उसको फांसी दिया, वो हम लोग को अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं उसको दफनाना नहीं चाहिए था इस पवित्र भूमि पर, यह कहना है। प्रतिक्रिया इनकी है, देर आए दुरुस्त आए, भले ही कसाब को फांसी हुई इस बात की उनको खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा करुणा ठाकुर वाघेला ने कहा कि उनको इस पवित्र भूमि पर नहीं दफनाना चाहिए था, इस बात का भी। Well, there is a banner right behind me next to Tukaram Amble's memorial which says Kashabala Fashi Dili Barazala Ata Afzal Gurucha number Kadi. That is the question that's been put up immediately after 7:30 a.m. this morning when Ajmal Amir Kasab was hung at the Yerwada jail. There was a lot of secrecy, nobody knew about it. Pakistan was stunned, the media there was stunned. India was surprised pleasantly. "25-year-old Kasab's fate finally sealed at 7:30 a.m. in Pune's Yerwada jail. Kasab was shifted to this jail 2 days ago
after his mercy petition was rejected by the president earlier this month. Maharashtra Chief Minister signed the file on the 13th of November for Kasab's hanging. 7:30 बजे आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई. File came from President of India on 5th and on 8th we sent the entire thing to Maharashtra government. Kasab deserved the extreme punishment. He's been hanged. अवसर देने के बाद जो कार्रवाई आवश्यक समझी गई कानून के तहत वो हमने की है. This Pakistani gunman, who was caught alive after the Mumbai terror attack, was hanged just days before 26/11's 4th anniversary. जो इलेक्शन सेशंस जज ने तारीख तय की थी उसके अनुसार फांसी दी गई. सबको येरोडा जेल में ही दफनाया गया है. Kasab was hanged in this jail early this morning in a top secret operation, and now his last remains are buried inside Pune's Yerwada jail premises. With Sachin Yaram, Ashish Singh in Pune for Times Now. Where we heard some of the 26/11 survivors, but what about Pakistan? That is being blamed, and there India claims has got enough amount of evidence to prove that the perpetrators of terror are there across the border. But the moment Ajmal Kasab was caught and the facts about him came to light, Pakistan remained in denial. In fact, they totally disowned Ajmal Amir Kasab. Despite India providing repeated testimony against Ajmal Kasab, Pakistan continued to remain in denial for 4 years. Today, as the 26/11 butcher met his fate, India informed the Pakistani government as well as Kasab's family. We attempted to convey to Pakistan Foreign Office that this decision had been taken and the execution will be done this morning. Since those missives were not accepted by the Foreign Office, by fax, we indicated the information to them. But Pakistan's doublespeak was exposed, as hours later, a cornered Pakistan rejected India's claims. The Pakistan's Foreign Office spokesman says that before the execution of Ajmal Kasab, the Indian authorities had formally informed the government in Islamabad. The Foreign Office spokesman says that Pakistan will ask India to hand over the body of Ajmal Kasab only if his family formally put forward its demand. Ajmal Kasab, one of the 10 terrorists who carried out the 3-day-long killing spree in Mumbai, was executed today. But Pakistan continues to duck questions over the 26/11 handlers. Bureau Report, Times Now. पूरा देश में ये खासकर जितने भी वहाँ जितने निहत्थे लोग वहाँ पे 166 के करीब वहाँ पे मरे हैं बॉम्बे में, तो उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि ये हो कि कसाब को फांसी मिल गई है. I'm sure this question will be asked by many of our other viewers. Has India been very strict enough, or have they given too long a rope to Pakistan? Has India gone easy? Have they really tightened the strings around Pakistan? Or have they been a little lenient and given them a long rope? That's the question that is there on top of mind of a lot of our viewers. Kasab's execution today ends the judicial process in the 26/11 trial in India. But even though Pakistan continues to give assurances on probing the case, it has to nominate the defense lawyer to be part of the judicial commission which is going. And this commission hopefully I'll be sending next week. Its actions prove otherwise. Pakistan's flip-flops are well documented, constituting then dissolving the Judicial Commission on 26/11 that visited India, continuously rejecting that any terror emanates from its soil, and allowing Hafiz Saeed free rein. But for how long can Pakistan continue to drag its feet? How long can India continue to give Pakistan a long rope? And isn't it time now for Pakistan to walk the talk on 26/11?
Bureau Report, Times Now. Pakistan, when they got to know, they were stunned, and what they did was they disowned. But Ajmal Kasab finds its roots in Pakistan, and the media was the first to expose, the Pakistan media was the first to expose that village in Faridkot where Kasab grew up and also received training to become a terrorist. Just days after he went on a killing spree in Mumbai, Ajmal Amir Kasab's Pakistan connection stood exposed. Pakistan media tracing the LET terrorist residence in Faridkot. But in spite of enough proof of Kasab's Pakistan connection, Pakistan continued to be in denial mode. 4 years after the attack, even as Kasab met his fate today, till when can Pakistan dodge questions over the masterminds of 2611 who continue to roam free? Bureau Report, Times Now.